Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. हमने अपना आजकल जो जिस टॉपिक को हम फॉलो कर रहे हैं वो है मोटिवेशन का चैप्टर, कि किस तरह से जो मोटिवेशंस हैं वो इंसान को किसी भी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ लेके जाती हैं, उनके लिए गोल सेट करती हैं और बिहेवियर का तरीका भी सेट करती हैं कि किस तरीके से उसने उस गोल को अचीव करना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिक में हमने पिछली वीडियो में प्राइमरी मोटिव्स शुरू किए थे, जिसमें हमने ये देखा था कि ये प्राइमरी मोटिव जो हैं इनकी सेटिस्फेक्शन ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए इनको प्राइमरी मोटिव्स भी कहते हैं और सर्वाइवल मोटिव्स भी कहते हैं। ये फिजियोलॉजिकल मोटिव्स भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स से रिलेटेड है कि अगर उनको पूरा ना किया जाए इंसान भूखा रहेगा कुछ अर्सा, तो ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सकेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। अगर हवा ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगी तो ये उसकी मौत का सबब बन जाएगा। तो प्राइमरी मोटिव्स वो हैं जो इंसान की बका के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पिछली वीडियो में चूँकि ये काफ़ी वास्ट टॉपिक था तो मैंने इसकी वीडियोस डिवाइड कर दी थी। तो हमने भूख और प्यास यानी जो हंगर और थर्स्ट है उसके मोटिव का हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसको सेटिस्फाई किया जाता है, उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, जिस्म में कौन सी डेप्रीवेशंस होती हैं जिसकी वजह से इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है। और हमने ये देखा कि कौन सा हिस्सा जो है हमारे जिस्म का या हमारे ब्रेन का हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल करता है, और अगर उनको वक्त पे सेटिस्फाई ना किया जाए इन मोटिव्स को, तो कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो इंसान की बॉडी के ऊपर और साइकोलॉजिकली वो फेस कर सकता है। आज हम बाकी के जो मोटिव्स, उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी कि कौन कौन से प्राइमरी मोटिव्स हैं। आज हम उन बाकी के मोटिव्स को जो है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। मोटिव्स की टाइप्स के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे होम्योस्टेसिस से रिलेटेड, कि इंसान जो है वो कोई भी बिहेवियर या कोई भी उसके अंदर जो मोटिव है उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए वो क्यों काम करता है। तो दो चीज़ें जो हैं वो उसके बिहेवियर को डायरेक्ट कर रही होती हैं। एक उसकी इंटरनल नीड्स, कि उसके अंदर एक किसी भी चीज़ की नीड्स पैदा होती हैं, कोई भी उसके अंदर कमी होती है, उसको एक ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, और उसके साथ साथ एक गोल होता है जिसको उसने अचीव करना होता है। तो जो नीड्स और गोल्स हैं ये दोनों मिलके एक जो इंसान के अंदर जो एक होम्योस्टेसिस या एक तवाज़ुन का निज़ाम है उसको बरकरार रखती हैं। होम्योस्टेसिस की जो टर्म है वो सबसे पहले कैनन ने यूज़ की 1932 में। कैनन ने होम्योस्टेसिस की जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके मुताबिक जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसी चीज़ जो कि उसके जिस्म को या उसकी बॉडी को एक बैलेंस की हालत में रखती है, उसको उसने होम्योस्टेसिस का, उस सिस्टम को उसने होम्योस्टेसिस का नाम दिया। और हमारा जो सारा मोटिवेशन है, हमारा जो मोटिवेशनल बिहेवियर है, वो सारा का सारा इस होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने के लिए जो है वो काम कर रहा होता है। अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें तो ह्यूमन जो है इस वक्त एवोल्यूशन की, अगर आपको थ्योरी पता हो तो जो एवोल्यूशन का जो सुपीरियर दर्जा है, सबसे जो हाई लेवल है इस वक्त इंसान उसके ऊपर मौजूद है, और उसके साथ साथ इंसान इनहेरिट करता है अपनी सर्वाइवल की जो टेंडेंसीज हैं। तो इसलिए क्या है कि जब उसके अंदर ये चीज़ है कि उसने जिस तरह के भी हालात हो उसमें उसने सर्वाइव करना है, और ये जो सर्वाइवल है ये होम्योस्टेसिस के बगैर मुमकिन नहीं। ये हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारी स्पीशी के सर्वाइवल के लिए और हमारे इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए होम्योस्टेसिस को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे हम जो है खाने और पीने की ज़रूरत महसूस करते हैं, हमने बात की ना नीड्स की, हमें ज़रूरत महसूस होती है, भूख लगी है, प्यास लगी है। हमें जो है अगर हमारा बाउल जो है वो ब्लैडर जो है वो फुल हो गया है, तो हमने क्या करना है कि हमने जाना है और उसको एक्सपेल कर देना है, ठीक है, यूरिनेट करेंगे। उसके बाद क्या है कि अगर हमें कोई दर्द या तकलीफ हो रही है तो हम उससे बचने के लिए, अपने बॉडी को ऑप्टिमल स्टेट पे रखने के लिए, होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने के लिए हम उसके लिए मेडिसिन लेंगे या सर्जरी करवाएंगे या इंजेक्शन लगवाएंगे, जो भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये होम्योस्टेसिस जो कि कॉन्स्टेंट समझ लें कि एक हमारा एक लेवल है हमारे ऑप्टिमल फंक्शनिंग का, अगर ये बैलेंस ख़राब हो जाता है तो हमारा फिर फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम है वो फिर हरकत में आ जाता है। हमारा जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग शुरू हो जाती है उस नीड को या उस कमी को पूरा करने के लिए, कि वो अपना फंक्शन शुरू कर देता है, ताकि इस जिस्म की जो होम्योस्टेसिस की हालत है उसको जो है वो पूरा किया जा सके। जैसे इसमें साल्ट है, शुगर है,
वाटर है, ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर अगर हमें इन चीज़ों की कमी हो जाती है तो हम फिर इनको बाहर से जो है वो इनटेक करते हैं। ठीक है, हमारा अंदरूनी जो माहौल है हमारे जिस्म का और हमारा जो बैरूनी माहौल है उसके दरमियान जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वाइटामिन और ये सब चीज़ें जब हमारी बॉडी के अंदर आ जाती हैं तो क्या होता है कि हमारा जो होम्योस्टेसिस है, जो हमारा तवाज़न है वो फिर से बहाल हो जाता है। तो इस वजह से इस फिजियोलॉजिकल सिस्टम की जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए जो हमारा होम्योस्टेसिस जो है काम कर रहा है। और इसको हाँ, तो फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो हमारा होम्योस्टेसिस को जो है बरकरार रखने के लिए काम कर रहा है। और अगर ये जो सारे अज्जा हैं हमारे, ये डिफरेंट फ्लूइड्स हैं या जो हमने ये बात की, अगर इनका जो है वो ख़राब हो जाए ये तवाज़ुन, तो ये फिर इलनेस या फिर डेथ की सूरत में जो है वो सामने आता है। तो इस तस्वुर को जो है वो क्लार्क हल ने अपनी एक थ्योरी में पेश किया जिसका नाम वो रखता है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ड्राइव, अगर आप पिछला मेरा लेक्चर देखा है तो आपको उसमें मोटिवेशन का तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि इंस्टिंक्ट की जगह फिर जो है वो एक जो बिहेवियरिस्ट से उन्होंने ये टर्म यूज़ की थी ड्राइव की, कि एक इंसान के अंदर एक ऐसी हालत पैदा होती है जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से स्टिमुलेट नहीं होती बल्कि उसकी इंटरनल फिजियोलॉजिकल सिस्टम से ही जो है वो स्टिमुलेट होती है। और जो है ऑर्गेनिज्म उस स्टेट को बैलेंस पे लाने के लिए जो है वो काम करता है। तो ये क्लार्क हल ने ये जो है वो ये थ्योरी पेश की थी 1952 में। इसके मुताबिक जो है उन्होंने किया जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, अपनी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट या जो होम्योस्टेसिस है उसको बैलेंस में रखने के लिए जो है वो उस जिस्म के अंदर जिस चीज़ की कमी पूरी होती है, जिस चीज़ की कमी होती है ऑर्गेनिज्म उसको पूरा करने के लिए काम करता है। और यही चीज़ जो है वो उसको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ लेके जाती है। ये सारी जो हमारी मोटिवेशन है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस कर रही है कि किसी चीज़ की कमी हमारे अंदर पैदा हुई है, ड्राइव पैदा हुई है, और उसके बाद जो है उसको पूरा करने के लिए इंसान ने जो है वो एफर्ट शुरू की है और एफर्ट करते करते वो उस गोल तक पहुंच गया है। जैसे कल मैंने ये आपको मिसाल दी कि आपको भूख लगती है, आप उठते हैं, आप किचन में जाते हैं, खाना निकालते हैं और खा लेते हैं। अगर खाना नहीं बना हुआ तो अब आप कुछ ना कोई आप नूडल्स बनाएंगे या कुछ करेंगे, अम्मी भी घर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप अपने लिए आपका वो बिहेवियर जो है वो आपका एक गोल है कि आपने अपने जिस्म के अंदर जो खुराक की कमी है या जो आपको भूख लग रही है तो जिस्म जाहिर है एक अदम तवाज़न पैदा हो गया ना, इम्बैलेंस पैदा हो गया। उसको पूरा करने के लिए आपने उस ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए, उस नीड को पूरा करने के लिए आपका एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर उस वक्त पूरा होगा जब आपको गोल अचीव हो जाएगा और आप खाना खा लेंगे। तो ये हमारे जो पूरा जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है ये सारा जो है वो इसी तरह काम करता है। और इसके अंदर जो होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने के लिए फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के जो सिस्टम्स काम कर रहे हैं उसमें हमारे जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ डक्टलेस ग्लैंड के साथ साथ हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी इसमें इस सारी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। फिर उसके अलावा हमारी जो बॉडी है वो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल के हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है उसको, और इसके अलावा जो एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस मटेरियल, जो हमारी फालतू चीज़ें हैं जैसे बाउल है, ब्लैडर है, उससे जो है वो फीसिस को एक्सपेल करना या यूरिन को एक्सपेल करना, तो एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेसिव मटेरियल्स फ्रॉम बॉडी। तो ये सारे जो सिस्टम है ये मिल के हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है उसको बरकरार रखने में मदद दे रहे हैं। तो ये पूरा जो हमारा मोटिवेशनल बिहेवियर है ना वो नेचुरली इस तरह से चल रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कमी आई है तो हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है उसको कमी को पूरा करने के लिए, वो जो एक ड्राइव पैदा हो गया उस ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए सारे का सारा हमारा जो बिहेवियर है एक गोल की तरफ, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इसको कहा जाता है कि वह गोल की तरफ जो है वो जा रहा है। और उस गोल को आपने अचीव करके आपने खाना खाना या आपने पानी पीना या जितनी भी आपकी सर्वाइवल स्किल्स है, कि आपको अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो रहा है तो आपने उसको अपनी बॉडी को ठंडा कैसे करना है, अगर आपका टेम्परेचर बाहर का कम हो रहा है तो आपने अपनी बॉडी को गर्म कैसे करना है, अगर आपको दर्द हो रही है तो आपने उस दर्द को ठीक कैसे करना है, अगर आप थकावट हो रही है तो आपने अपनी नींद पूरी करके अपनी बॉडी को किस तरह से रिलैक्स करना है। तो अब हम जो है ये देखेंगे
कि यही हमने थोड़ा सा मैकेनिज्म पढ़ा मोटिवेशन का। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो प्राइमरी मोटिव हमने शुरू किए हुए थे, दो हमने पढ़ लिए थे, हंगर और थर्स्ट। आज हम थर्ड वन पढ़ेंगे। हमारा जो थर्ड प्राइमरी मोटिव है वो क्या है? एयर मोटिव। इसको हम रेस्पिरेटरी मोटिव या रेस्पिरेशन मोटिव भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे सांस से रिलेटेड है। और प्राइमरी मोटिव में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, भूख और प्यास से भी पहले इम्पोर्टेंट जो है वो रेस्पिरेशन मोटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारी जो लाइफ है उसको सस्टेन करती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो इंसान चंद मिनट के अंदर उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतनी अबंडेंस में हवा और ऑक्सीजन मौजूद है तो हमें कभी इसकी कमी का एहसास नहीं होता। लेकिन जो है हवा जो है उसके अंदर तकरीबन जो है 21% ऑक्सीजन मौजूद है, और हर वक्त जो है वो उसकी सप्लाई हमारे पास मौजूद रहती है। देखें, बिजली है, पानी है, ये सारी चीज़ें तो हमने जो है, बिजली हमें लेस्को वाले दे रहे हैं, और जो है वो पानी हमें वासा वाले दे रहे हैं, गैस हमें जो है वो नॉर्दर्न गैस वाले दे रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जो हमें हवा में से वाफर मिल रही है, तो हमें उसकी कमी की कभी हमें उसकी कभी कभी महसूस नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी हिली एरिया पे जाएं, या वो लोग जो समुद्र के नीचे जाते हैं, जो गोताखोर होते हैं, जो डाइव करते हैं किसी भी काम के लिए या किसी रिसर्च के लिए जा रहे होते हैं, या कोई माइंस में जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह से काम होता है कि चूँकि हवा नहीं है तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उन वो लोग फिर जो है अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है वो लेके जाते हैं, क्योंकि अगर चंद मिनट के लिए भी आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो डेथ जो है वो यकीनी है। उसके अलावा जो है, जब हम और ये तो आपको पता ही होगा कि जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हम अंदर लेके जा रहे होते हैं, और एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम बाहर निकालते हैं। तो ये भी एक बैलेंस है। अगर इनका बैलेंस भी ख़राब हो जाए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो भी जो है वो इंसान को डिफरेंट किस्म के जो है एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो देखने में आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें हवा नहीं मिलती या ऑक्सीजन की जो डेप्रीवेशन है, उससे जो है वो कौन से इफेक्ट्स जो है वो हमें देखने में आते हैं। कुछ इफेक्ट्स जो हैं वो मोमेंट्री हैं, यानी वक्ती तौर पे होते हैं। और क्योंकि अगर तो थोड़ा सा इसको अब ज़्यादा टाइम डेप्रीवेशन का हो जाए तो फिर तो जाहिर है डेथ यकीनी है। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि इंसान जो है वो रेस्टलेस फील करता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, ठीक है, बेहोश हो सकता है, ठीक है, अच्छा, सफोकेटेड, सांस रुक रहा है ना, उसका उसको लगता है कि कोई गला दबा रहा है। और ये जो पैनिक अटैक होते हैं ना, उसमें भी इस तरह से ही होता है कि अब इंसान को ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है, तो इंसान फिर सफोकेटेड और पैनिक फील करता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, स्लीपी फील करता है गनूदगी में, कि उसको लगता है कि उसको गनूदगी आ रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। फिर उसके अलावा क्या है, ट्रैम्बलिंग, बॉडी जो है वो शेक करना शुरू कर देती है, कांपना शुरू कर देती है। अच्छा, उसके बाद अपनी जो उसकी आवाज़ बोल नहीं सकता, उसकी आवाज़ के ऊपर जो उसका कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा मेंटल कंडीशन डिटेरियोरेट होनी शुरू हो जाती है। और अगर ये चीज़ें जो हैं ऑक्सीजन नहीं मिलती तो फिर क्या है, ये मेंटल स्टेट में साथ मेमोरी भी आ जाती है, मेमोरी भी इफेक्ट होती है। तो अगर ये चंद मिनट तक ये रहे तो फिर इंसान की डेथ वाकई हो जाती है। तो इसलिए किसी ऐसी जगह पे अगर कभी आपका जाना हो जहाँ पे आपको हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पे फिर लोग फिर सिलेंडर साथ लेके जाते हैं। फोर्थ वन इज द मोटिव ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन। मोटिव ऑफ टेम्परेचर कह लें या मोटिव ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन कह लें, क्योंकि बेसिकली जो हमारी ज़रूरत है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का नॉर्मल वेट है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और इसको मेंटेन करना ये भी होम्योस्टेसिस में ही आता है। तो इसको मेंटेन करना जो है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है, वो जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस रखने में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प आउट करता है।
फिर जो हम ये देखते हैं कि अगर बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर में और एक्सटर्नल टेम्परेचर में फ़र्क आ जाता है, तो वो फिर इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करता है कि वो ऐसी मेजर्स लें या ऐसे जो है वो तरीके अपनाएं अपने सर्वाइवल के लिए, कि वो मौसम से बच सकें और अपने टेम्परेचर को उस होम्योस्टेसिस के अकॉर्डिंगली वो कर सकें, बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकें। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि डिफरेंट जो मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं, जब वेदर चेंज होता है तो उससे ना सिर्फ इंसान का कल्चर इफेक्ट होता है, बल्कि उसका ड्रेस, उसका लिबास किस तरह का वो पहनता है, उसकी हैबिट्स, उसका लाइफस्टाइल, तो हर चीज़ जो है वो इंसान की पूरी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है वेदर के बदलने से। अब आप ये देख लें कि हम जिस जगह पे हम रह रहे हैं पाकिस्तान में या लाहौर में अगर हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे जब सर्दी आती है तो हम सारे जो है वो अपने गर्म कपड़े हमने, क्योंकि यहाँ पे जब सर्दी आती है, आती थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो इतनी शदीद होती है कि जो कॉटन या लॉन के कपड़े हम गर्मियों में पहन रहे हैं, ये हम नहीं पहन सकते, तो इनको हम रखते हैं बंद करके अपने बॉक्सेस में, स्टोर में। और उसके बाद हम सर्दियों के कपड़े, हमारे पास कोट्स हैं, इवन के ग्लव्स या टोपियाँ और वो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने सर्दी से बचना है। लेकिन वो 2 महीने 3 महीने बाद जब वो सर्दी चली जाती है, उसके बाद एकदम से जब गर्मी आती है, तो फिर क्या होता है कि आपकी ड्रेसिंग भी फर्क पड़ जाता है। आपने जो है वही पहले जो चादरें थी वो दुपट्टों में चेंज हो जाती हैं, जो टोपियाँ थी वो उतर जाती हैं, आपके जो गर्म शूज़ थे उनकी जगह आपकी चप्पलें या सैंडल्स आ जाते हैं। पूरा आपका, और लाइफस्टाइल में ये है कि जो लोग जो है वो अब हम गर्मियों से बचने के लिए हम एसी और फ्रिज और पंखे और कूलर और ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे लाइफस्टाइल में आती है ना। और गर्मी सर्दी से बचने के लिए हम हीटर चला लें या इन्वर्टर एसी आजकल आए हुए हैं वो चला रहे हैं, या लोग अंगीठियाँ जला के उसके इर्द गिर्द बैठे होते हैं, सर्दियों में अपनी रज़ाइयाँ ली होती हैं। तो ये पूरा एक लाइफस्टाइल है। आपकी जो फूड है वो भी इससे जो है वो इफेक्ट हो रही है, कि सर्दियों में आप ऐसी फूड्स खाते हैं जो आपको हाई कैलोरिक फूड्स होती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट हैं जो आपके जिस्म को गर्मी पहुंचाते हैं। और गर्मियों में आप मशरूबात और ठंडे ठंडे ड्रिंक्स, अभी भी मैं बैठी हुई वीडियो बनाने तो मैंने अपने पास तरबूज का और स्ट्रॉबेरी का शरबत रखा हुआ है कि वो मैं साथ साथ पी रही हूँ। तो ये क्या है, गर्मी से बचने के लिए हम अपनी हर चीज़ जो है उसको चेंज करते हैं। और कल्चर जो है उस पर भी वेदर चेंजेस बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती हैं, कि जो लोग ऐसी इलाकों में रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सर्द हैं, या ऐसे इलाकों में रहते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वो अपनी फिर सारी वहाँ की आबो हवा के मुताबिक अपने आप को जो है वो ढालते हैं, और अपने आप को वहाँ का जो शदीद मौसम है उसके असरात से बचाने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के मेजर्स जो हैं वो लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वो लोग जो ऐसी जगहों पर रहते हैं, हिली एरियाज़ में, जहाँ पे सर्दियों में बर्फबारी होती है, तो वो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। उन्होंने ऐसी जगह बनाई होती हैं अपने घरों में नीचे, जहाँ पे वो अपने जानवरों को भी जो है वो अंदर कर लेते हैं, जिसको हम हाइबरनेशन भी कह सकते हैं। और वो अपना पूरी जो जितना सर्दियों का टाइम है उसका गल्ला और उसके अनाज और उसके खाने पीने के सामान, जानवरों के खाने पीने का सामान लेके वो सारे अंडरग्राउंड हो जाते हैं। या फिर कुछ लोग ये करते हैं कि वो पहाड़ी इलाकों से निकल के मैदानी इलाकों की तरफ आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट वो मेजर्स हैं जो इंसान, अब ये देख लेना, आपकी सारा ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है ना, कि आपने टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। आपकी बॉडी के अंदर जो कमी पैदा होती है उसकी टेम्परेचर के ज़्यादा होने से या टेम्परेचर के कम होने से, तो उसको आपने एक हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए आपने अपनी बॉडी का जो एक नॉर्मल टेम्परेचर है उसको एक मेंटेन करना होता है और सस्टेन करना होता है। एक हमने बात की कि जो हाइपोथैलेमस है वो जो है इसमें जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर रहा है बॉडी का। उसके अलावा जो हमारे ग्लैंड्स हैं, जो अभी हमने ऊपर बात की ना, जब मैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की आपको बता रही थी, तो उसमें हमने बात की थी कि हमारे जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स, आपने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के चैप्टर में, वो भी उसमें से भी कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जिनकी कुछ रतूबतें निकलती हैं। जैसे अब थायराइड है, उसकी जो रतूबत निकलेगी थायरॉक्सिन, तो वो जो है, और उसके साथ बाद जो है वो एड्रिनल ग्लैंड है, उसमें से एड्रिनलिन, ये दोनों जब निकलती हैं तो ये भी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए काम कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे जब सर्दियाँ होती हैं तो ये चीज़ें, ये वाली जो रतूबतें हैं वो, या ये वाले जो हार्मोन्स हैं ये ज़्यादा सक्रीट होते हैं। फिर इसी तरह जब, और सर्दी किस वक्त होती है, जब हमारा जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है ना वो कम हो जाता है, तो हमारा जिस्म जो है वो ठंडक महसूस करता है। फिर इसी तरह जो है वो गर्मी कब होती है, जब हमारा बाहर का दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन है ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में जो है वो हेल्प आउट करती हैं। फिर उसके अलावा ये है कि हम ये जो पसीने के ग्लैंड्स हैं हमारे, वो भी हमारे जो है वो हरकत में आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो बॉडी को ठंडा रखने में हमारी मदद करते हैं।
या पसीना जो है, आपने देखा होगा ना कि जब भी गर्मी होती है तो एकदम हमें पसीना आ जाता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको पसीना नहीं आता, जिसमें एक बहुत हमें एक प्रोमिनेंट सी जो मिसाल नज़र आती है जो हम डेली लाइफ में रोज़ देख रहे होते हैं, डॉग्स। डॉग्स के अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, तो आपने देखा है ना वो ज़बान बाहर निकाल के उनका जो मैकेनिज्म है वो उसके ज़रिए अपने बॉडी को ठंडा कर रहे होते हैं, उनकी ज़बान हमेशा बाहर लटकी होती है क्योंकि उनके अंदर स्वेट ग्लैंड नहीं होते। तो हम ये अल्लाह ताला ने हमें बड़ी ब्लेसिंग दी है कि वो हमें स्वेट ग्लैंड्स दी हैं, जिसकी मदद से हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हमारी जो जिस्म का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करती रहती है। अच्छा, अब ये है कि इसके अलावा कुछ अब हमारी जो समझ लें कि साइंटिफिक डेवलपमेंट है या टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है, उसने भी बड़ी हेल्प की है हमारी बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन में। जैसे मैंने अभी बात की कि हमारी कुछ साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, जैसे हीटर है, जैसे हमारा एसी है, जैसे हमारा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे हमें मौसम की सर्दी गर्मी से बचाने के लिए। पहले लोग अंगीठियाँ जला लेते थे, अब हीटर जला लेते हैं। तो ये कुछ साइंसी ईजादात ऐसी हैं जो कि जिन्होंने टेम्परेचर रेगुलेशन को इंसानों के लिए जो है वो थोड़ा सा बेहतर बना दिया है। अच्छा, अब और अगर हम ये देखते हैं कि अगर इंसान कुछ अरसे तक टेम्परेचर अपना प्रॉपर तरीके से रेगुलेट ना कर सके तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि हर मोटिव के बारे में हम पढ़े हैं ना कि अगर हम जो है इसको टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे आएंगे। अच्छा, अगर ज़्यादा सर्दी महसूस हो तो क्या होता है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, अगर आपने बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन नहीं किया तो शिवरिंग होने लग जाती है, जो आप दांत बजने लग जाते हैं सर्दियों में। कभी आपने देखा होगा ना कि दांत बजने की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा सर्दी में अगर आप बाहर निकले। अब जो लिप्स हैं वो ब्लू हो जाते हैं, पाँव जो है उनमें इंठन सी अकड़न सी महसूस हो जाती है, लगता है पाँव अकड़ गए हैं। स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी ड्राई होना शुरू हो जाती है सर्दी की वजह से। फिर अगर हाई टेम्परेचर हो जाए तो क्या होता है, स्वेटिंग होती है, इंसान को चक्कर आते हैं, गिडी फील करता है, ऐसा लगता है दिल डूब रहा है, आंखें लाल होने लग जाती हैं, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा महसूस होती है और फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जाहिर है जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बुखार होगा, और अगर इसको आपने मेंटेन नहीं किया तो हाई फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा फेटल भी हो सकता है। इससे इवन बहुत ज़्यादा मतलब एक कुछ मेंटल कंडीशन इस तरह की हो जाती हैं कि आपके कहते हैं ना कि ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो सकता है एक्स्ट्रा टेम्परेचर के। इसलिए टेम्परेचर को कभी भी बहुत ज़्यादा हल्का नहीं लेना चाहिए। आपको जब भी कोई टेम्परेचर होता है तो आपने उसको उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता फीवर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये फेटल भी हो सकता है, हमारे ब्रेन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और खुदा न खास्ता अगर इसको टाइमली कंट्रोल ना किया जाए या प्रिकॉशनरी मेजर ना ली जाए तो ये फेटल भी हो सकता है, इससे जान भी जा सकती है। नो डाउट कि अल्लाह ताला ने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म इंसान के अंदर रखी हुई हैं ताकि जैसे सर्दियों में जो ब्लड है वो जिस्म की जो आउटर सरफेस होता है उससे ज़्यादा फ्लो करके तो अंदर सेल्स तक चला जाता है ताकि सर्दी का मुकाबला कर सके। लेकिन जो गर्म मौसम होता है उसमें जो ब्लड फ्लो है वो आपकी जो एक्सटर्नल आर्टरीज हैं वो फैल जाती हैं और वो बाहर बाहर आ जाता है ताकि जिस्म को ठंडा रख सके। फिर इसी तरह गर्म जो मौसम होता है हीट में जो रेस्पिरेशन है हमारी वो तेज़ हो जाती है ताकि जिस्म के ये वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डॉग का तो हमने देखा है ना कि वो तो किस तरह हाँफ रहे होते हैं। तो इंसानों में ये है कि जो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा उसका रेस्पिरेशन तेज़ हो जाती है ताकि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो अपना काम करें और बॉडी जो है वो उसका टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट हो सके। तो इस तरह से टेम्परेचर रेगुलेशन की जो नीड है, जो मोटिव है, वो इंसान को प्रिकॉशनरी मेजर लेने पे जो है वो मजबूर कर देता है, क्योंकि उसको एक होम्योस्टेसिस को बरकरार रखना होता है। पांचवा जो हमारा प्राइमरी मोटिव है वो है मोटिव ऑफ सेक्स। ये जो है ये इंसान की ज़िंदगी के लिए या उसके सर्वाइवल के लिए तो उस तरह ज़रूरी नहीं है जिस तरह एयर मोटिव है या टेम्परेचर रेगुलेशन है या भूख और प्यास के मोटिव्स हैं, लेकिन ये स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान के ख़ानदान और उसकी फैमिली और उसकी जो समझ ना नस्ल इंसानी उसकी बका के लिए ज़रूरी है। और ये जो मोटिव ऑफ सेक्स है इसकी जो रीज़न है ये कहाँ से आती है, ये सेक्स हार्मोन जो हैं वो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। मेल्स में एंड्रोजन है और फीमेल्स में एस्ट्रोजन है, और इनका जो वो ग्लैंड्स हैं टेस्टोस्टेरोन और ओवरीज जो इनके वो हैं सेक्स के लिए जो ऑर्गन्स हैं वो। अच्छा, और उसके अलावा ये इनकी वजह से ये कंट्रोल होता है और ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में ये जो है मोटिव पाया जाता है। और
जो एनिमल्स तो जो हैं उनका तो ज़ाहिर और हिसाब है, लेकिन जो इंडिविजुअल हैं उनको ये वाली अपनी जो नीड है वो पूरा करने के लिए अपनी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं उनको देखना पड़ता है, जिस रिलीजन को वो फॉलो कर रहे हैं उसकी बिलीव्स और उसकी जो है वो जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो करना पड़ता है, और अपने कल्चर की जो वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हम अगर एक इस्लामिक माशरे में देखें तो यहाँ पे जो मैरिज है वो इसका एक बहुत अच्छा लीगल और रिलीजियसली अप्रूव्ड तरीका है कि आप शादी करके अपनी जो सेक्स का मोटिव है उसकी नीड को पूरा करें। और बहुत से कल्चर ऐसे हैं जहाँ पे अगर हम यूरोपियन में या कुछ ऐसी जगह पे जाएं या कुछ दूर दराज गाँव में, ऐसे हमने अपनी जब हम पढ़ते थे तो हमने कुछ स्टडीज इस तरह की पढ़ी हुई हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे शादी के बगैर भी जो है वो कुछ जगहों पे इस चीज़ की इजाज़त है, लेकिन वही बात है ना कि आपने अपने सोशल स्टैंडर्ड्स देखना है, आपने अपनी कल्चरल वैल्यूज़ देखनी है और आपने अपने रिलीजियस बिलीव्स को देखना है, जिसके मुताबिक आपने अपनी नस्ल की सर्वाइवल के लिए इस नीड को सेटिस्फाई करना है। तो इसकी अगर नॉन फुलफिलमेंट होती है तो इंसान की डेथ तो नहीं होती, लेकिन इससे डिफरेंट किस्म के सोशल और साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। सोशल इस तरह से कि ज़ाहिर है सोसाइटी में बिगाड़ पैदा होगा अगर इंसान की एक बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही। तो आप देखते हैं ना कि बहुत से सेक्स रिलेटेड क्राइम जो है वो हमें देखने में नज़र आते हैं। तो उसकी वजह यही है कि जब एक इंसान अपनी इस नीड को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाता तो फिर वो गलत रास्ते इख्तियार करने की तरफ भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान करे, लेकिन ये चांसेस हो सकते हैं। और भी साइकोलॉजिकल इश्यूज है कि अगर इंसान अकेला है, जाहिर है ये एक ऐसी नीड है, एक इंटीमेट आपको पार्टनर चाहिए होता है, तो उसकी अगर आपको नीड पूरी नहीं हो रही तो आपके डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज, आप लोनलीनेस का शिकार हो सकते हैं, या आप अपनी आपकी जो सेल्फ एस्टीम है उसके इश्यूज हो सकते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। तो डिफरेंट किस्म के सोशल और साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं अगर सेक्स मोटिव को पूरा ना किया जाए तो वो देखने में आते हैं। सेक्स मोटिव के अंदर जो एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने बात की ना सेक्स हार्मोन्स हैं और सेक्स ग्लैंड्स हैं, और जो आपके सेक्स ऑर्गन्स हैं वो इसमें जो है वो काम करते हैं और उसको रेगुलेट करते हैं। तो इसके अलावा एक और चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अपोजिट जेंडर की जो अट्रैक्शन है वो भी जो है इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इंटरनली भी कुछ चीज़ें जो है वो इस नीड को कंट्रोल कर रही हैं, और एक्सटर्नली जो है अपोजिट जेंडर की जो कशिश है या अपोजिट जेंडर अगर आपको उसके के लिए कोई लाइकिंग या डिसलाइकिंग है तो वो भी इस नीड को जो है वो क्रेव करने के लिए या इस चीज़ को जो उभारने में जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो अगला वो भी इस काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड ही जो है वो है मैटरनल मोटिव। अच्छा, कुछ जगह पे इसको पेरेंटल मोटिव भी कहा जाता है, क्योंकि जाहिर है माँ का जो प्यार है वो बाप के अंदर भी उसी तरह जो है वो प्यार जो है वो अपने जो बच्चों से या अपने जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं या अपने जो बेबीज़ हैं, तो ये भी इसी तरह एनिमल्स में भी पाया जाता है और उसमें भी पाया जाता है, इंसानों में भी पाया जाता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो ह्यूमन पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सारी ज़िंदगी के लिए अपने साथ रखते हैं, बड़े होने के बाद भी उनको पाल रहे हैं, उनकी शादियाँ कर रहे हैं, आगे से उनके बच्चों से भी खेल रहे हैं और उनके बच्चों के साथ अपना दिल लगा रहे हैं। जबकि एनिमल्स में या बर्ड्स में हम देखते हैं कि बस उनके बच्चे जब इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी खुद से गुजार सके तो वो उनको डिसोन कर देते हैं, उनको अपने नेस्ट में से निकाल देते हैं, क्योंकि अब वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो उड़ना सीख जाते हैं या शिकार करना सीख जाते हैं। तो उसके बाद जब उनको लगता है कि अब ये इतनी इंडिपेंडेंट है कि अपने सर्वाइवल की तदबीर खुद कर सकते हैं, तो परिंदे उनको डिसोन कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनका एक साइकिल ऐसा बनाया है कि उनके उसके बाद दोबारा से जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो आ जाते हैं। तो ह्यूमंस में जाहिर है अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, अकल दी है, तो इंसान जो बच्चे पैदा करता है तो उसके बाद फिर उनकी तालीम, उनकी तरबियत, ये सारी चीज़ें जो हैं, जानवरों में ज़ाहिर है तालीम और तरबियत तो नहीं, सर्वाइवल स्किल्स हैं जो वो सिखाते हैं, लेकिन इंसानों में जो तालीम है और तरबियत है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारी ज़िंदगी जो है वो जारी रहती है। ये जो मैटरनल मोटिव है वो प्रोलैक्टिन जो हमारा हार्मोन है उससे ये रिलेटेड होता है। ये प्रोलैक्टिन जो है ये जब बच्चा पैदा होता है तो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो इसकी वजह से जो है वो पैदा हो रहा होता है, और वो उसी की वजह से फिर जो है माँ के अंदर जो बच्चे के लिए एक प्यार के जज्बात और वो मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं। और यही फिर वो चीज़ है जो जैसे जानवरों में जो नेस्टिंग है और फीडिंग है बेबीज़ को, तो वो ये सारी चीज़ें इस प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से जो है वो आ रही होती हैं। और जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसी वक्त ये मोटिव जो है वो उनके अंदर माओ के अंदर मौजूद हो गया होता है, और उस इसी की वजह से जो है वो जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो अल्लाह ताला ने ये उस माँ के अंदर ये चीज़ रखी है कि जब बच्चा बिल्कुल डिपेंडेंट है तो माँ ही के अंदर एक इस तरह की ममता है कि वो उसको ज़माने के सर्दो गर्म से बचाती है, उसको महफूज रखती है और उसको इस काबिल बनाती है कि वो ज़िंदगी में हालात का मुकाबला खुद से कर सके।
अच्छा, अगर इसकी जो नॉन सेटिस्फेक्शन है मिसाल के तौर पे कि जैसे कुछ मदर जो हैं वो इनफर्टाइल होती हैं, तो इसकी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो सोसाइटी की बातें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि ये एक औरत के लिए ये बात कि वो माँ नहीं बन सकती या वो इनफर्टाइल है, ये एक बड़ी तकलीफ की बात होती है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं ना कि ये एक बायोलॉजिकल मोटिव है जो हार्मोन की जो पैदाइश के साथ जो है वो हार्मोन की सेक्रेशन के साथ रिलेटेड है। तो एक माँ बनने का जज्बा भी जो है औरत के अंदर अल्लाह ताला ने इननेट एक रखी है कि जब उसकी शादी होती है तो ये एक इननेट उसकी इनबिल्ट एक उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे हो। तो जब इनफर्टिलिटी का पता चलता है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन जो है वो सिचुएशन होती है। साइकोलॉजिकल जो है इसके इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। मेरे पास भी कुछ इस तरह के क्लाइंट्स आए हैं कि उनको इस तरह के इश्यूज थे, तो वो कुछ इंसान अपने इश्यूज के साथ खुद स्ट्रगल कर रहा होता है, कुछ सोशली उसको बातें सुननी पड़ रही होती हैं। तो इसके लिए फिर डिफरेंट तरीके साइकोथेरेपीज भी यूज़ की जाती हैं, और एक बहुत अच्छा तरीका जो है फिर वो उसमें एडॉप्शन का तरीका यूज़ किया जाता है कि जो इस तरह की जो औरतें हैं उनको फिर ये सजेस्ट किया जाता है कि आप कोई बच्चा अडॉप्ट कर लें और उसको जो है वो अपनी सारी जो ममता है या अपना जो मैटरनल मोटिव है उसकी सेटिस्फेक्शन आप उस अडॉप्टेड बेबी के साथ कर लें। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो अगला मोटिव है वो है स्लीप मोटिव। खैर मैं नंबर देख लूँ, हमारा ये नंबर 5 ही है ना? नहीं, ये हमारा हमारी नंबरिंग गलत हो गई है। ये हमारा नंबर मैटरनल मोटिव जो था वो हमारा नंबर 6 है। और इसके बाद हमारा, तभी मैं कह रही हूँ मैं तो काफ़ी देर से काम कर रही हूँ, तो ये अभी तक हम 5 पे ही पहुँचे हैं। ये आ गया 7, स्लीप मोटिव। अच्छा, अब स्लीप भी जो है वो इंसान की एक बहुत ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या नॉर्मल फंक्शनिंग के बाद बॉडी को एक रेस्ट की ज़रूरत होती है। सम टाइम ऐसा होता है कि हम ओवर वर्क कर जाते हैं, अपनी बॉडी को थका देते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जब एक आपने फंक्शनिंग का एक आपका टाइम जो है वो 6 to 8 आवर्स की जो स्लीप है वो उसके लिए आपको ज़रूरी होती है 24 घंटे में से, ताकि आप जो है अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी जब बहुत ज़्यादा थक जाती है ना तो उसके अंदर एक जो चीज़ फ्लूइड जो अक्यूमुलेट हो जाता है वो उसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। आपने देखा होगा ना कि अगर बहुत ज़्यादा हम जिस्मानी काम करें तो हमें लगता है ना हमारे जिसम लम्स बन गए हैं, गुठलियाँ सी बन गई हैं, जिसको गिल्टियाँ भी कहते हैं। तो वो ये लैक्टिक एसिड की अक्यूमुलेशन होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो, और वहाँ पे फिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो तो जब तक हम हमारी बॉडी रेस्ट नहीं करती तब तक ये लैक्टिक एसिड की जो अक्यूमुलेशन है ये डिसअपियर नहीं होती। तो 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप एक्टिव होकर अपना काम नहीं कर सकते, और उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, आप चीज़ों को अगर आप ज़्यादा देर तक पढ़ लें, अगर आपने इसको अपने एग्ज़ाम्स में कभी ये एक्सपीरियंस किया हो कि जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो आपको वो चीज़ जो आपको पता भी होती है ना, तो चूंकि आपने नींद पूरी नहीं की होती तो आपकी लगता है कि वो सारा एक जंबल बन गया है, और बहुत जो कॉमन चीज़ है वो भी आपको समझ नहीं आ रही होती। तो उस वक्त फिर हमें पता चल जाता है कि नहीं, बस अब हमें सो जाना चाहिए। या समटाइम आपने ऐसा देखा है ना कि कोई इंसान नींद में हो तो उसके ज़बान से अजीब किस्म के अल्फाज निकलते हैं, पूरा जुमला नहीं होता, अजीब अजीब सी बातें, बेसरोपा सी बातें होती हैं। तो हमें पता चल जाता है कि ये बंदा नींद में है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में कन्फ्यूजन आ जाती है, यानी उसको पता नहीं है कि वो क्या कह रहा है, क्या बात कर रहा है, किस जगह पे है। फिर उसके अलावा इसमें कंसंट्रेट की जो प्रॉब्लम है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि आपको इतनी नींद आ गई है। तो आप जो है बेहतर है कि थोड़ी देर आप रेस्ट कर लें, ताकि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो वापस आ जाए। और उसके बाद आपकी जो है वो आईलिड जो है वो भारी हो जाती हैं, फिर आपको मसल टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा इससे, क्योंकि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं ना, बल्कि अक्सर जो हमारे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, एंजाइटी या डिप्रेशन है या इस तरह की कोई भी, तो उसमें स्लीप प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मसल टेंशन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा देखने में आती है, जिसकी वजह से फिर उनको रिलैक्सेशन और इस तरह की चीज़ें जो है वो करवाई जाती हैं। अच्छा, नंबर 8 पे आ गया हमारा मोटिव फॉर अवॉइडेंस ऑफ पेन, के उससे बचने के लिए, दर्द से बचने के लिए या तकलीफ से बचने के लिए जो अच्छा, आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको ये बात बताई थी
कि जो हमारा मोटिवेशन का बिहेवियर है या जो हमारा जो मोटिवेशन का प्रोसेस है, वो जो हमारी एक ड्राइव पैदा होती है और उसके बाद हम एफर्ट करते हैं और हमारा एक गोल होता है जिसको हम अचीव करते हैं अपने बिहेवियर के थ्रू। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना, एक प्लेयर के प्रिंसिपल के तहत काम कर रहा होता है, जिसमें हमने एक वो चीज़ जो हमें सेटिस्फाई करती है वो हमें हासिल करनी होती है, भूख की सूरत में खाना, प्यास की सूरत में पानी। और जो अनप्लेजेंट चीज़ है उससे हमने अवॉइड करना होता है, उससे बचना होता है। हमें कोई तकलीफ है तो हम उससे बचेंगे। तो ये भी हमारी मोटिवेशन की एक रीज़न बन रही है कि हम, हमारे सर में दर्द है, अब हम क्या करें, हमने उससे बचना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा बिहेवियर क्या होगा, हम जाएंगे अपने ड्रॉर में से पैनाडोल की 2 गोलियां निकालेंगे और वो खा लेंगे। तो इस तरह से जो अवॉइडेंस ऑफ पेन है वो भी हमारा एक समझ लें कि बायोलॉजिकल मोटिव है, क्योंकि जब आपको पेन होती है तो फिर आप किसी चीज़ के ऊपर उस तरह से तवज्जो नहीं दे सकते, आप कोई काम सही तरीके से नहीं कर सकते, आपकी बॉडी के अंदर एक इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। वो एक ऑप्टिमल जो आपकी कंडीशन होती है फंक्शनिंग की, वो डिस्टर्ब हो जाती है उस इम्बैलेंस की वजह से। तो उस बैलेंस को पूरा, इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए, बैलेंस हासिल करने के लिए आप पेन को अवॉइड करते हैं या उस पेन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मैंने आपको ये सर दर्द की मिसाल दी। इसी तरह अगर हम बहुत ज़्यादा धूप है और तेज़ हम उसमें सूरज में खड़े हैं, तो हम अम्ब्रेला लेंगे ताकि हम जो है, या हम किसी शेड को ढूंढेंगे ताकि वो जो हमें तकलीफ पहुंच रही है उस सूरज की वजह से, वो हमें जो है वो, उससे हम बच सकें। फिर इसी तरह अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम बैठने में हम कंफर्टेबल नहीं है, कोई कुर्सी बहुत सख्त है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आइंदा इस पर ना बैठें। तो ये भी जो है हमारी बॉडी के बैलेंस को ठीक रखने के लिए ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 9 पे हम आ जाते हैं, बाउल एंड ब्लैडर मोटिव। यानी आपका जो आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करने का, उसको एक्सपेल करने का मोटिव। अच्छा, इस मोटिव को हम एक्सक्रीटरी मोटिव भी कहते हैं, मोटिव फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट भी कहते हैं, जो भी आप इसको नाम दे लें। तो ये भी हमारा एक फिजियोलॉजिकल मोटिव है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मोटिव है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एक्सेसिव जो मटेरियल है ना, उनको ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो क्या करती है, वो डाइजेस्ट कर लेती है और एब्जॉर्ब कर लेती है वो जो आपकी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं ना आपकी फूड में से, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, और जो एक्स्ट्रा फाइबर या एक्स्ट्रा वो चीज़ें जो कि उसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को नहीं होती, उनको वो एक्सपेल कर देती है। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये आहिस्ता आहिस्ता पॉइजनस बन जाते हैं और बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर अगर देखें, यूरिन अगर आप वक्त पे पास नहीं कर सकते, इसके इफेक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। इससे आपको किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि डायलिसिस का नाम आपने सुना होगा, कि अगर आपके जो गुर्दे हैं वो इंसान, किसी भी इंसान के गुर्दे नहीं सही काम कर रहे, यानी यूरिन को एक्सपेल नहीं कर पा रहे, तो उनको फिर डायलिसिस मशीन के ऊपर डाला जाता है और उनका डायलिसिस होता है। फिर इसके अलावा अगर आपका जो फीसिस है वो नहीं निकल रहा, तो आपको जो है वो इंटेस्टाइन के बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। इसके अलावा इसकी वजह से डिफरेंट किस्म के जो है वो जैसे इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। फिर उसके अलावा स्टमक के प्रॉब्लम, क्योंकि जाहिर है स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि स्टमक ने ज़ाहिर फूड को डाइजेस्ट करना है और उसने उसको आगे पास करना है। तो अगर अगर फूड आगे पास नहीं हो रही, एक्सपेल नहीं हो रही, तो इससे आपको मैदे में अल्सर हो सकता है। फिर उसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये और अगर ये पॉइजनस सब्सटेंसेस ज़्यादा देर तक बॉडी के अंदर रहें, और जैसे मैं डायलिसिस की बात कर रही थी, जैसे खुदा ना खासा, बल्कि मैंने एक केस भी सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मेरी भांजी है तो वो डॉक्टर है, तो वो बता रही थी कि हमारे हॉस्पिटल में इस तरह से एक केस आया, तो उसके किडनीज जो हैं वो ख़राब हो चुके थे, लेकिन उसके घर वाले जो हैं उसको डायलिसिस मशीन लगाने पे नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने डायलिसिस नहीं करवाना, और उस औरत की डेथ हो गई। बहरहाल उसकी ज़िंदगी थी जितनी लिखी हुई थी, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती कि हमने जो है वो चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है, या समटाइम हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। डायलिसिस मशीन पे डायलिसिस करवाना बहुत ज़्यादा तकलीफ दे भी है, और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी जो है आपको उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल ये एक इस तरह का मोटिव है कि अगर इसको भी बुरा वक्त पे ना किया जाए तो इंसान की जो है वो डेथ हो सकती है, उसकी ज़िंदगी के लिए फेटल हो सकता है। तो ये थे हमारे सारे प्राइमरी मोटिव्स, जिसमें से हमने भूख और प्यास यानी हंगर और थर्स्ट के जो मोटिव हैं वो हमने पिछली वीडियो में किए थे। आज मैंने जो बाकी के मोटिव्स हैं, प्राइमरी मोटिव्स, उनको कवर किया है। ये सारे, इनको बायोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं, सर्वाइवल मोटिव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के लिए
बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और अगर इनको प्रॉपर तरीके से इनकी फुलफिलमेंट ना की जाए तो बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस है वो उसके अंदर बिगाड़ पैदा होता है, और उस बिगाड़ के नतीजे में फिर बॉडी में बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं, और बहुत सी बीमारियों के नतीजे में एक तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है, और दूसरे बहुत से तो ऐसे हैं जिनमें इंसान की डेथ भी हो जाती है, फेटल होते हैं। तो इनको पूरा करना, इनके लिए जो है वो जितने पॉसिबल मेजर्स आप ले सकते हैं वो करना, और अल्लाह ताला ने इंसान को इतना अकल और इतना शऊर दिया है कि वो इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए एक अच्छे डिसेंट तरीके से जो है अपनी ज़रूरियात को पूरा करें। नो डाउट ये ज़रूरियात जो है हमारे अंदर इननेट हैं और हमारी इंस्टिंक्ट्स में शामिल हैं, हमारे अंदर जो है ये चीज़ें पैदा होती हैं। हमने जैसे पढ़ा कि हाइपोथैलेमस चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, या कुछ हमारे ग्लैंड्स हैं, या कुछ हमारे हार्मोन्स हैं जो इन चीज़ों को पैदा करने की वजह बन रहे हैं। लेकिन जब इनको इनकी जो फुलफिलमेंट के जो तरीके हैं ना वो हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, यानी इसमें हमारी लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मिसाल के तौर पे हमें पता है भूख लगेगी तो हमने खाना खाना है, लेकिन टेबल मैनर्स, किस तरह से आपने खाना खाना है, चम्मच कांटे से खाना है, हाथ से खाना है, गंद नहीं मचाना टेबल पे बैठ के और जो है वो दूसरे लोगों के साथ दूसरे लोगों का ख्याल रखना है। जब आप खा रहे हैं तो आपने ये भी देखना है कि सारा कुछ आप ही उठा के ना खा जाए, दूसरों का भी ख्याल रखें। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ों में हर तरह के मोटिव की जो सेटिस्फेक्शन है वो चीज़ें हम लर्न करते हैं। और ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने इमोशंस के बारे में पढ़ा था ना, कि इमोशंस जो हैं वो हम हमारे इननेट होते हैं, हमारे इन बिल्ड होते हैं, हमारे अंदर नेचुरली मौजूद होते हैं, लेकिन उनको एक्सप्रेस करना हम अपनी लर्निंग से, एनवायरनमेंट के थ्रू सीखते हैं। तो होपफुली ये आपको पसंद आएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इफ सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।